आपकी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। श्रीकांत जी, तीसरा सत्र हो गया जब बाजार चुनौतियां फेस कर रहा है। आज तो संकेत भी ठीक ठाक थे, एफआईज की भी बाइंग की फिगर दिखे तो सही चौथे सत्र में। अमेरिका से अच्छी क्यू से फिर भी टिक नहीं पाया। प्रॉब्लम क्या है बाजार में सर? और क्या आपको लगता है कि जो बचा हुआ सत्र है, अब तो एक्सपायरी वाला आज दिन भी है, क्या एक ट्रेड ले सकते हैं 24,700 के आसपास ही है निफ्टी? श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, फिर आपके इंटेलिजेंस को हम ले पाएंगे। अब शुरू से शुरू कीजिए। अगर मार्केट के ट्रेंड को अगर देखें तो एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है और इस रेंज को क्रॉस करना मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन पे भी मुझे लगता है कि काफी मुश्किल है। बट चूंकि आज के जो संकेत थे ओवरऑल, और मुझे लगता है जैसे भी यूएस मार्केट्स के संकेत है कि जहां पे एनवीडिया के रिजल्ट्स के बाद जो तेजी हुई है, मुझे लगता है कि 500-600 पॉइंट के आसपास अगर यूएस मार्केट अगर ओपन होने वाले हैं तो हमारे मार्केट और दब के नीचे बंद होंगे, वैसे मुझे नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल करंट लेवल पे कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे 24,700 का रखें, तो 24,700 का स्टॉप लॉस रखें। 24,850 का बैरियर है, अगर इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर मार्केट में आज के दिन में हम और भी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। बट करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा, यस, हम कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, करंट लेवल से लॉन्ग के पोजीशन बना सकते हैं। श्रीकांत जी, तो फिर एक काम कीजिए ना, फिर आपने स्टॉप लॉस बता दिया है तो टारगेट भी बता दीजिए। क्या टारगेट 24,900 का रख लें? तो देखिए, अगर सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट लेवल उभर के आ रहा है वो है 24,850 का है, तो 24,850 ये फर्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर इन लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि हम 24,950 से लेकर 25,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर इस मार्केट के वीकली पैटर्न या कुछ मंथली पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि जो मार्केट का फॉर्मेशन है वो वीक बाय वीक और कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, यानी कि ये जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ऐसे फॉर्मेशन में मैंने देखा है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वो काफी सीवियर होता है। तो उसी फॉर्मेशन में हम लोग हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट में जैसे ट्रेंड आपको नजर आ रहा है उस ट्रेंड के साथ छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग की पोजीशंस या शॉर्ट की पोजीशंस बनाए, सो दैट जो बड़ा मूव आने वाला है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, ये निफ्टी के लिए को लेकर आपकी रणनीति होगी। श्रीकांत जी, मैं भी उम्मीद करके चल रहा हूं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो आए। शॉर्ट्स हैं, एफआईज भी करीब 71% शॉर्ट हैं, वो कब कवरिंग करेंगे? थोड़ी तो कटनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है बाजार में। वैसे माहौल बड़ा सा ढीला सा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है। एक्सपायरी के दिन ऐसा अगर हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इंडेक्स की बात तो हो गई, अब आते हैं स्टॉक्स पर। श्रीकांत जी, स्टॉक्स में क्या करें फिर? कहां आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो एक्टिविटी नजर आ रही है वो सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है मार्केट की, वो दो सेक्टर में बटी हुई है। एक तो है पीएसयू स्टॉक्स में, उसमें पीएसयू बैंक्स भी आ रहे हैं और बाकी कुछ पीएसयू एंटरप्राइजेस भी आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरा कोई सेक्टर देखते हैं तो वहां पे मेटल्स का सेक्टर है। और स्पेसिफिकली अगर पीएसयूज की अगर बात करें तो वहां पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और उस कंसोलिडेशन के बाहर आने की ये कोशिश कर रहा है। 450 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना इंडिकेट कर रहा है कि ये कंसोलिडेशन के बाहर आने की कोशिश कर रहा है और नेक्स्ट लेवल्स कम से कम 475 से लेकर 490 तक के भी हो सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंक में कुछ खरीदारी की पोजीशंस बनाए, 444 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि दूसरा स्टॉक जो है वो है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। ये इस पर्टिकुलर स्टॉक चुनने के पीछे की वजह भी यही है कि रियल एस्टेट एक तीसरा सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी जब मार्केट में करेक्शन था, तो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। डीएलएफ देखे या और बाकी जितने भी स्टॉक्स है, लोधा में तो ऑलरेडी हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फेयर वैल्यू के ऊपर चलता है। दैट मीन्स कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी वेरी हाई। डीएलएफ अभी भी 793 800 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि और मोमेंटम बन सकता है। लेकिन प्रेस्टीज रियल एस्टेट
ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम थोड़ा एक रिकवरी मोड में आ रहा है। इसमें तेजी बनेगी तो अभिषेक जी ये 1700 रुपए तक जा सकता है। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे तकरीबन 1450 के करीब का। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और दूसरा दूसरा जो शेयर है वो है हिंदुस्तान जिंक का। प्रेस्टीज। दो शेयर आज श्रीकांत जी की तरफ से। इस बीच एक खबर आ रही है वेदांता को लेकर कि एनसीएलटी ने डीमर्जर स्कीम को अस्वीकार किया था और अब उस पर एनसीएलटी जो कि एपेलेट बॉडी है, यानी कि आप एनसीएलटी में कोई फैसला आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, तो उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। वैसे खबर ये आई थी कि एनसीएलटी ने तलवंडी पावर के डिमर्जर को रिजेक्ट किया था। देखते हैं उसी खबर के बारे में बातचीत हो रही क्या। एक व्यू जरा वेदांता पर दीजिए आप श्रीकांत जी, क्या करना चाहिए? तो देखिए वेदांता में भी अगर आप देखें तो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन में हमने देखा था कि एक कंसिस्टेंट अपवर्ड एक्टिविटी देखी थी। ये भी स्टॉक एक अपने रेंज में अटका हुआ है, 450 55 के करीब आता है तो उसमें कोई ना कोई रीजन बनता है जिसकी वजह से स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है। बॉटम में 420 के करीब सपोर्ट है ओवरऑल। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो कॉपर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है वहां पे हमें लगता है कि इवेंचुअली अच्छी तेजी बनेगी। और ये पर्टिकुलर न्यूज के बाद अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो लंबी अवधि के नजरिया से बिल्कुल इसमें कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि इसका जो बेस है वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। और अगर ये बेस इंप्रूव हो गया है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल होगा फॉर टेकिंग पोजिशनल ट्रेड्स। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू है। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी, जरा उनके बारे में व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत जी, आज देखिए नतीजों का एक्शन दिख रहा है, मतलब जहां नतीजे अच्छे आ रहे बाजार को रिवॉर्ड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक नाइट्राइट के अच्छे नतीजे आए, शेयर 6% ऊपर है। कमिंस के कल नंबर्स आए थे, हालांकि मुनाफा गिरा था लेकिन अनुमान से बेहतर आया था तो बाजार उसको भी रिवॉर्ड कर रहा है। और केपेक्स थीम को लेकर बुलिश है। पिछले अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात करें तो अच्छे से केपेक्स हुआ नहीं था। गवर्नमेंट का भी कैपेक्स थोड़ा रुका हुआ था, प्राइवेट कैपेक्स भी नहीं आ रहा था। अब शायद वो पिकअप करे तो इस उम्मीद में कैपिटल गुड्स वाले शेयर चल रहे हैं। क्या व्यू होगा आपका? कमिंस को लेकर भी व्यू दीजिए और दीपक नाइट्राइट पर भी व्यू दीजिए। कितनी तेजी आप देख रहे हैं दोनों शेयरों में? बिल्कुल, तो अगर कमिंस की बात करें तो काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन इसमें बना है और हम भी इसमें फंडामेंटली भी बुलिश है। हमें लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक 3700 रुपए के फेयर वैल्यू तक जा सकता है आने वाले 12 महीने में। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इसमें आज 5% की तेजी हुई है। शायद अगर कोई रीजन से अगर इस स्टॉक में करेक्शन अगर आता है और अगर हम वापस से इस स्टॉक को अगर 3100 के करीब अगर ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो और बेटर होगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बट अगर पोजिशनल व्यू के साथ अगर इसमें खरीदारी करनी है तो अभिषेक जी बिल्कुल करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया को लिया जा सकता है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो लार्सन, सीमेंस, एबीवी सभी में अच्छी तेजी बनी है, सभी में अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ी इसमें और तेजी बिल्कुल बन सकती है। इसके अलावा अगर दीपक नाइट्रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि आज के दिन में तो नो डाउट काफी अच्छा गेनर है ही ये। न्यूज फ्लो भी वैसे इसके लिए सकारात्मक है। लेकिन ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो अभी भी ये स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसकी जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है 2200 रुपए की और अगर ये 2200 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है या तो शुरुआत करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल्स हमें नजर आते हैं 2500 रुपए के। तो फॉर द टाइम बीइंग विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू दीपक नाइट्राइट में पोजीशंस बनाना थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट अगर यहाँ से पोजिशनल व्यू लेना है तो करंट लेवल्स भी मुझे लगता है कि इसमें हम पोजीशंस लेके चल सकते हैं। नाइट्राइट अच्छी तेजी है, 2100 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है, 6% के आसपास का शानदार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप, हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी हैं जो आपको शेयरों को लेकर व्यू दे रहे हैं। बाजार फीका है, निफ्टी में 34 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक की बात करें तो 260 अंकों के आसपास की नरमी। 55,000 के सपोर्ट को आज बचाया है निफ्टी बैंक ने। और निफ्टी की बात करें तो जद्दोजहद है 24,700 के क्रूशियल सपोर्ट को बचाने की। श्रीकांत जी, कल हमने देखा था कि आईजीएल में बहुत अच्छी तेजी बनी थी।
आईजीएल की अपनी तेजी को आज भी कंटिन्यू कर रहा है, 1% के आसपास, 1.25% के आसपास की तेजी है। लेकिन आईजीएल के साथ साथ आज एमजीएल भी दौड़ लगा रहा है और एमजीएल की रफ्तार तेज है। हालांकि अगर आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आईजीएल थोड़ा गेनर बेहतर रहा है एमजीएल के मुकाबले। चार्ट पर कौन सा शेयर आपको बेहतर लग रहा है? तो देखिए, एमजीएल हो या आईजीएल हो, दोनों में मैंने देखा है कि ये क्या होता है ना कि ये पूरे कंप्लीटली न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है इनका ट्रेंड। और जैसे न्यूज फ्लो बनते हैं वैसे स्टॉक मोमेंटम दिखाते हैं। या तो समटाइम तो मैंने देखा है कि ये काफी लंबे अरसे तक साइडवेज एक्टिविटी में पड़े रहते हैं। तो मुझे मोर और लेस ऐसे ही लग रहा है कि इसमें अगर ट्रेडिंग करना हो तो बिल्कुल इसमें ट्रेडिंग ना करें। अगर इसमें कुछ लंबी अवधि का नजरिया हो तो बेस्ड ऑन जो भी व्यू बन रहा है उसके बेसिस पे आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू बेस्ड प्योरली ऑन द चार्ट्स देखे तो मैं यही कहूंगा कि इसमें ग्रेजुअली आईजीएल में एक्टिविटी बन सकती है, जो स्टॉक को वापस से 225 230 तक लेके जा सकती है। और एमजीएल की अगर बात करें तो एमजीएल में भी काफी ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि 1440 रुपए तक की तेजी एमजीएल में भी हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि फॉर ट्रेडिंग पर्पस अभिषेक जी इस पर्टिकुलर स्टॉक को या इस पर्टिकुलर सेक्टर को ना चुने, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यूज फ्लो के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट की जो न्यूज फ्लो आते हैं उसी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, आईजीएल एमजीएल पर व्यू हो गया। एक खबर भी आ रही है कि अगर आप बिना प्रीमियम के हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, बिना प्रीमियम भरे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इसको लेकर हमने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ मयंक बर्थवाल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। एक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कहा जाता है कि अच्छा किया इंश्योरेंस लिया आपने, एक कैंपेन भी लॉन्च की है, तो जब वेलनेस की बात आती है तो ये किस तरह से लोग अपना जो प्रीमियम है उसको कम कर सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है, सीनियर सिटीजन की शिकायत होती है कि प्रीमियम उनका काफी बढ़ जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका अनुराग, क्योंकि देखिए एक सत्य ये है कि अगर कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। तो हम अगर इस चीज पे जॉइंटली वर्क करें एज एन इंश्योरेंस कंपनी और एक कंज्यूमर कि हम उनके लिए क्या सहूलियत प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस, अगर वो कुछ अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनको कैसे इंसेंटिवाइज कर सकें। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे हम कंज्यूमर को 100% ऑफ प्रीमियम वापस करते हैं अगर वो अपने हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो हमारे पास हजारों कस्टमर ऐसे हैं जो आज के दिन नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पे केवल जीएसटी पे कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर, और बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमें कर रहे हैं, क्योंकि वो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपके पास, आपके साथ हजारों ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जिनको पूरे अपनी पॉलिसी रिन्यू करते समय कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता, उनका प्रीमियम पूरी तरह से माफ हो जाता है और सिर्फ जीएसटी का उन्हें भुगतान करना पड़ता है। तो ये बात आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और इसके मतलब तथ्य उपलब्ध है, ऐसे हजारों पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनका सत्यापन किया जा सकता है। हाँ। और क्या इससे, क्योंकि बड़ा स्टेटमेंट, इससे और भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा कि जब आप पॉलिसी रिन्यू कराने जाए तो आपको कोई प्रीमियम ही नहीं देना पड़े? देखिए, आप मान लीजिए आपने इस साल 10,000 की प्रीमियम दी तो आपका पूरा का पूरा 10,000 आपको वापस मिल सकता है अगर आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। वो पॉलिसी के कुछ कंडीशन जहाँ पे आप फिजिकली एक्टिव रहें और अपना क्लिनिकल हेल्थ आपका अच्छा है। तो इस तरह बहुत सारे कस्टमर, हजारों कस्टमर हमारे जो हैं वो आज के दिन पूरा, जैसे 10,000 जैसे मैंने बताया, पूरा 10,000 उनको वापस मिल जाता है। हम उनको हेल्थ रिटर्न बोलते हैं, हेल्थ फंड में तो पैसा। दो चार चीज बता पाएंगे क्या क्या चीज उन्हें करनी होती है? तो एक हमारे कॉस्ट पे वो अपना हेल्थ असेसमेंट का हेल्थ चेकअप करवाते हैं। उनकी अगर हेल्थ अच्छी है, पॉलिसी करने के बाद भी करा सकते हैं, पहले जरूरी नहीं है करना। और उनकी अगर हेल्थ अच्छी है तो उनको हम एक हेल्थ स्कोर होता है, वो मान लीजिए ग्रीन है वो, और अगर वो फिजिकली एक्टिव है, मतलब 10,000 स्टेप्स रोज वॉक कर रहे हैं या फिर अपने जिम में 300 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर साल में 325 दिन अगर वो एक्टिव हैं इस तरह से और उनका ग्रीन हेल्थ स्कोर है तो उनका, जिन्होंने जितना प्रीमियम दिया था वो पूरा वापस मिल सकता है उन्हें।